शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट बंद करने का। इसको लेकर जनता के में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। कहीं महिलाओं की शिकायतें हैं, बुजुर्गों की शिकायतें हैं, जिनके घर में शादी है उनकी शिकायतें हैं, जिनका इलाज होना है प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मुसीबतें हैं, एटीएम पर लंबी लाइनें हैं, बैंक वालों के काम करने के तरीके से लोगों को नाराजगी है। आज आपकी अदालत में ऐसे ही सारे सवालों पर, ऐसे इल्जामात पर सफाई मांगने के लिए हमने आमंत्रित किया है भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को। प्लीज वेलकम अरुण जेटली। और आपकी तालियां बजते रहें आपके इस प्रोग्राम में। आज इस विशेष शो के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार विजय सांघवी। और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, सवाल इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले एक नजर डालेंगे अरुण जेटली के पॉलिटिकल करियर पर और आज की इस प्रॉब्लम। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला किया तो इसे लागू करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आई। अरुण जेटली 1970 के दशक के शुरुआती दौर से राजनीति में हैं। 2001 में मोदी के गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनने से पहले अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी साथ ही रहे हैं। 2002 के दंगों के काले दिनों में भी अरुण जेटली ने मोदी का हाथ थामा। नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे लाने वालों में अरुण जेटली सबसे आगे थे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें कई महीनों से 500 और 1000 के नोट के बंद होने की जानकारी थी। इस बड़े फैसले का जहां स्वागत हुआ है, वहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज आपकी अदालत में अरुण जेटली से ऐसे ही इल्जामात की सफाई मांगेंगे। आपकी अदालत में वक्त है मुकदमे का पहला इल्जाम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि 500 और 1000 के नोट बंद करके इन्होंने आम जनता को परेशान कर दिया। अरुण जी, जब से यह फैसला आया है, देश की जनता अपने कमाए पैसे को हासिल करने के लिए लाइनों में लगी हुई है। बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, एटीएम पर जाते हैं, एटीएम बंद हो जाता है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत परेशानी का आलम है। जिसको आप पब्लिक हैरेसमेंट कहते हैं, इसका लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखिए। अगर मैं आपको गिनाने लग पड़ूं, 2.5 दिन में केवल स्टेट बैंक ने 2 करोड़ 28 लाख लोगों को एंटरटेन किया है। तो अगर सारे बैंक ले लो तो कोई 8-10 करोड़ लोगों को। अब काम इतना बड़ा है उसमें, और पूरे में अगर आप टेलीविजन स्क्रीन देखना छोड़ दो और वहां मौके पर जाओ, देश में 1.25 लाख बैंक की ब्रांचेस हैं, एटीएम्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं और ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। पूरे देश में कोई घटना नहीं है, कहीं पुलिस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लोग व्यवस्थित तरीके से खड़े हैं, लंबी लाइनें हैं, लेकिन व्यवस्थित लोग हैं, तकलीफ सहने को तैयार है। और सबका इंटरव्यू आता है, वो कहते हैं देश के व्यापक हित में होगा। आपने कहा कि अपने पैसे के लिए लाइन में लगना है। ये जो लोग यहां बैठे हैं ना, जो मेरा पैसा है, इनके उसके संबंध में 2 अधिकार हैं। पहले तो यह जानने का अधिकार है कि मैंने ईमानदारी से लिया है या किसी बेईमानी से उस पैसे को कमाया है, और बेईमानी से कमाया है तो फिर जो मुझ पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अधिकार है। और दूसरा, इनके हित में उस पैसे पे मैं टैक्स देता हूं कि नहीं देता, ये 2 अधिकार इनके हैं। और इसलिए मैंने कमाया, मैंने चोरी से कमाया, रिश्वत से कमाया, टैक्स नहीं दिया, और इनका क्या अधिकार है इस पे। तो ये जो पूरी योजना है, ये किसी के पक्ष में नहीं। और कौन इसका विरोध कर रहे हैं?
अरुण जी, विरोध वालों पर मैं आऊंगा, लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हैं, तकलीफ पा रहे हैं, ना तो उन्होंने टैक्स की चोरी की है, ना उन्होंने कोई बेईमानी की है, ना उन्होंने करप्शन किया है, वो तो देश का साधारण जनता है, उसको क्यों लाइन में लगा दिया? आप रियल वर्ल्ड में उतर आइए। वैकल्पिक करेंसी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। इस देश में तो क्रिकेट मैच की टिकट के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन इसलिए यह कहना लाइन में लगना है, और लाइन में लगना इतना खराब है कि काला धन चलने दो, इस देश में भ्रष्टाचार चलने दो। एक तरफ 10 दिन का हैरेसमेंट है लाइन में लगने का, और दूसरी तरफ व्यवस्था को बदलने का इस देश की जनता तय कर ले। कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अभी आपसे बात शुरू हुई उससे पहले मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, नोएडा के सेक्टर 50 में, 44 में, 18 में महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा। एक लड़की ने मुझे मैसेज भेजा है, उनके पास बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, बैंक आज वक्त से पहले बंद हो गए, करेंसी खत्म हो गई। देखिए, आप एक इसको समझिए, पूरा ये निर्णय जो एग्जीक्यूट हुआ, इसमें लगभग 4-5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं देश में। उन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में जो बैंक्स के करेंसी चेस्ट होते हैं, 4000 करेंसी चेस्ट से पैसा रोज पहुंचता है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 2.5 दिन में मैंने आपको कहा कि 8-10 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो लोगों के डिपॉजिट्स के हुए, 2.5 दिन के अंदर हुए। और इसलिए इसमें स्वाभाविक, और मुझे खेद भी है इस बात का कि इसमें जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 8 की रात को, उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन के लिए इसकी तकलीफ होगी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसको तकलीफ हो रही है? जिसके पास 500 करोड़, 1000 करोड़ जिसकी जेब में है ना, वो लाइन में नहीं खड़ा। मुझे लगता है कि आपसे मेरा एक बुनियादी मतभेद है। आपका कहना है लाइन में मत लगो और काला धन चलने दो। मुझे लगता है 2-4 दिन लग जाओ लाइन में, और अगर इस भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति पा जाएगा, आपके भी हित में रहेगा, देश के भी। नहीं, मेरा आपसे मतभेद है। मेरा आपसे मतभेद यह है कि जिन लोगों ने 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ किया हुआ है, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे। देखिए, ये छोटे मोटे ब्रोकर, जनता के लोग, ये पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन लोगों को पकड़िए। बिल्कुल नहीं। उनका पैसा, अरुण जी आप भी जानते हैं, आपको एक चीज बता दूं, आप इतने बड़े वकील रहे हैं, उनका पैसा गोल्ड में लगा है, उनका पैसा रियल एस्टेट में लगा है, उनकी जेब में पैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई आदमी, मैंने बार बार इंटरव्यूज में ये उदाहरण दिया कि कोई आदमी घर में किसी सामान्य परिवार के पास पैसा है, और अगर वो 2 लाख रुपया जाकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो कोई उनकी से सवाल नहीं पूछने वाला। जो 2 करोड़ करेगा या 200 करोड़ करेगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन आप आम आदमी के धैर्य का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, कोई धैर्य का नहीं। आपको किसी युद्ध होता है, लोग सफर करते हैं। इस देश का इतिहास है। जब 65 की लड़ाई हुई थी तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा एक वक्त की खाना मत खाइए क्योंकि सेना का समर्थन करना, लोगों ने किया। आप केवल इतना कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप जाकर बैंक में पैसा विड्रॉ कीजिए, बैंक के अंदर डिपॉजिट कीजिए और कैश में, चेक में ट्रांजैक्शन करना शुरू कीजिए। आपको कहना है क्योंकि इसको करने में जो 10-15 दिन लगेंगे, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करने में, उसमें क्योंकि तकलीफ है, तो उस प्रशासनिक तरीके की वजह से आप व्यवस्था देखिए क्या है। आपको पहले तैयारी करनी चाहिए थी ना। 2 लाख एटीएम मशीन है, उसमें से 1 लाख चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की फिगर मेरे पास में है। आप रियल वर्ल्ड में नहीं है। 900 में से 400 एटीएम चल रही है। सुन लीजिए, 8 तारीख से पहले इस निर्णय को सीक्रेट रखना था। अगर ये निर्णय पहले हो जाता, जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा कि 1 हफ्ते की छूट दे दो, जिसको रफा दफा करना है वो कर ले, यहां तो वो वाला रास्ता हम करते, यहां तो वो रास्ता करते। अब मशीन को आपको रिकैलिब्रेट करना है। अब मैं आपको बता दूं एटीएम मशीन का क्या है। एटीएम मशीन में पुराना 100 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट के लिए वो कैलिब्रेटेड है। ओवरनाइट मशीन नए नोट पे कैलिब्रेट हो जाएगी, ये नहीं है। उसका 2 से 3 सप्ताह उसको रिकैलिब्रेट करने का एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। उन 2 लाख मशीनों को नए नोटों के मुताबिक ट्यून करना पड़ता है। उसके सेंट्रल सिस्टम को करना है और फिर टेक्नोलॉजी के लोग हर उस मशीन के ऊपर जाएंगे। इसलिए यह कहना कि जैसे आपने निर्णय किया, एक बटन दबाया और सारी मशीनें बदल जाएंगी, दुनिया ऐसे नहीं चलती। आपको इस सारे में, आपके बैंक्स में, मैंने आपको कहा, आप संख्या देखिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज सुबह 12:15 बजे तक के मैंने अभी आंकड़े दिए हैं। केवल स्टेट बैंक ने 2 करोड़ 28 लाख लोगों को एंटरटेन किया है, और वो पूरे बैंकिंग व्यवस्था का 20-25% हिस्सा है। उसको अगर आप 3 या 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2-2.5 दिन में अगर आप इतना बड़ा संख्या कर सकते हो, अगले कुछ दिनों में ये संख्या लेवल आउट कर जाती है।
आपको किसी भी इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में, किसी भी इस प्रकार के एक थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में तकलीफ होती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसके राष्ट्र हित में इतने अधिक लाभ होने वाले हैं कि जो बुराइयां व्यवस्था में आई हुई थी इसकी वजह से, उससे जो मुक्ति प्राप्त होनी है, और आप जीवन के किसी साइड में ले लो, इसका असर पड़ा। अब मैं आपको जीवन की साइड बताता हूं। सरकार को सोचना चाहिए था, देव उठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन है, साए हैं। दिल्ली में 40,000 शादियां हैं, देश में 50 लाख शादियां हैं, टाइम ही कोई और कर लेते। महीने बाद से ये कौन सी सभ्यता और धर्म में लिखा है कि शादी में जो शगुन आप देंगे सिर्फ काले धन में ही देंगे? शादी में ये कौन सी सभ्यता में लिखा है? मैं आपको मैं आपसे क्षमा, ये परंपरा है। आप देखिए, ये परंपरा काले धन की नहीं है। मैं आपको एक बताऊं, मेरे पास पिछले, और मैं चाहूंगा ये जनता सुने, पिछले 2 दिन से मुझे रिक्वेस्ट क्या आती है, भाई किसानों के लिए ये जो पुराना सिस्टम था शुरू कर दो। दूसरी आई, आज किसी ने कहा कि जो टी प्लांटेशन वर्कर है उनके लिए कर दो। भाई मनरेगा वर्कर को तो चेक में पैसा मिलता है आजकल, उसके डिजिटल तरीके से बैंक में आता है। तीसरी रिक्वेस्ट आई, अच्छा मंदिरों के लिए कर दो। तो मंदिर का बैंक अकाउंट क्यों ना हो, जो रोज चढ़ावा आता है बैंक अकाउंट में चला जाए। कल आप कहोगे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर दो। ये सब विंडोज खोलने की बात है कि एक एक खिड़की खोलते जाओ। आपको एक बात थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आप इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं कि रात को 8 बजे घोषणा होती है और इस देश में कई दुकानें रात को 12, 1, 2 बजे तक, और किस व्यवसाय की खुली रही जो ये धंधा करती रही? आपको मैं दूसरा कारण बताऊं, जो जनधन के खाते हैं जिनके यहां 0 बैलेंस होता था या 10, 20, 50, 100 का बैलेंस था, आज मुझे एक बैंक के चेयरमैन ने कहा उन अकाउंट्स में 300 करोड़ रुपया डिपॉजिट हो गया। जब कानून, आप मान लीजिए कि ब्लैक मनी में ट्रांजैक्ट करना इस देश में किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसलिए ये कहना कि धर्म के नाम पर, किसान के नाम पर, शादी के नाम पर हमें अनुमति दे दो ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस की, कम से कम पब्लिक मोरालिटी। देखिए अरुण जी, शादी के लिए माँ बाप, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी भर पैसा जोड़ते हैं। अब घर में पैसा रखा है शादी के लिए, जोड़ा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने अगर जोड़ा हुआ है, अब लोग मुझे कहने लगे जी मुझे फला चीज के लिए पैसा देना है, तो अपने बैंक अकाउंट में डाल के चेक काट के दे दीजिए। हलवाई कोई बैंक का चेक लेता है क्या? देखिए ऐसा है, अब क्या बात है, आप इस देश में केटरर्स बैंक का चेक नहीं लेंगे क्या? अब बड़े लोग की शादी आप छोड़िए, यहाँ पर लोग हैं। एक मिनट, आप बैंक में से पैसा विड्रॉ करके भी हलवाई को दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे करता हूं, आप बैंक में से पैसा विड्रॉ करके भी दे सकते हैं। कल को आप कहेंगे कि मेरा कैमरामैन चेक से नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? जब मनरेगा का वर्कर लेता है तो। अरुण जी, इस हिसाब से ना बारात बैंक में ठहरेगी और फिर एटीएम में। स्वीकार कर लें, आज ये स्वीकार कर लें कि इसमें आपका और मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। आपकी प्रेफरेंस कैश है, मेरी प्रेफरेंस कैश नहीं है। ये मतभेद हमें मानना पड़ेगा। मेरी प्रेफरेंस जनता की परेशानी दूर करना है। देखिए, आपकी परेशानी है वो परेशानी में रहे। देखिए, इसमें जनता की परेशानी तब दूर होती है जब व्यवस्था एक ईमानदारी से चले और इस देश में कानून का पालन हो। मैं एक आपसे देश प्रगति करे। ये कहना, मुझे आप बताइए ये कौन कंप्लेन कर रहा है? आम जो ईमानदार आदमी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जितने लोग इस देश में इनकम टैक्स देते हैं उनमें से अधिक मात्रा में वो हैं जो किसी ना किसी जगह नौकरी करते हैं और उनका वो तनख्वाह के साथ टैक्स कट जाता है। छोटी नौकरी क्लास 4 की करने वाला तो बेचारा टैक्स दे, और उससे 10 गुना बेहतर जीवन करने वाला कहे कि मुझे इस तरीके से कच्चे में काम करने की आदत है, मुझे तो उसकी सहूलियत है। और इसलिए इस व्यवस्था को आपको लगता है कि चलने दिया जाए? नहीं, मैं टैक्स देने वालों की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो साधारण लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो टैक्स देते हैं। जब अपनी बेटी की, कोई खतरा नहीं है भैया। उनको खतरा है जब वो शादी करने जाते हैं। मुझे आप बताइए, जो आदमी टैक्स देता है, जिसके पास बैंक में पैसा है, वो चेक से खर्चा करे या बैंक से विड्रॉ करे? यहाँ लोग हैं ऐसे जिनके घरों में शादियां हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिनके परिवारों में आप हैं, आप इनकी बात सुनिए, आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल क्या है। हमने पैसा इकट्ठा किया, बैंक में डाल दिया। अब ये सिचुएशन तो अब आई है ना, हमने उससे पहले ही निकाल लिया। अब वो जो हमें 2000 के जो नोट मिल रहे हैं, उससे तो हम कहीं भी जाएं तो उससे वो नहीं होगा। देखिए, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने पैसा बैंक से निकाला हुआ है
आप उसको बैंक में दोबारा डाल दीजिए, ना आपकी टैक्सेशन लाइबिलिटी आने वाली है, वो तो आपका व्हाइट मनी है, आपका ईमानदारी से कमाया हुआ है, आप किसी भी तरीके से उसको कैश में लगना पड़ता है। आप देखिए, हाँ जी, इसलिए इसको इतनी बड़ी आप परेशानी मत मानिए। आपने अगर बैंक से पैसा निकाला हुआ है और वो ईमानदारी का पैसा है तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है, आप किसी भी तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। अरुण जी, जो सैकड़ों सालों से जो परंपरा चल रही है ओवरनाइट तो नहीं बदलेगी? रात को कह दिया 8 बजे से बंद हो जाए, इसके लिए थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था, लोग तैयारी कर। जी, आपने 4 घंटे का टाइम दे दिया और कुछ बाजारों में दुकानें खुली रही, और अब आप मुलायम सिंह जी वाला तर्क दे रहे हो कि 1 हफ्ते के लिए खुली छूट दे दो, जो रफा दफा करते। इस तरह के एटीट्यूड से जिसके घर में वाकई में शादी है, कार्ड छपा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके पास पैसा है और ईमानदारी का पैसा है तो आपको चिंता किस तरीके की, आप किसी तरीके से अच्छा, चिंता क्या? जो हमारी जो शादियों में जो लड़कियां दुल्हन बनी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी दुल्हनों ने शिकायतें भेजी हैं आपके लिए। वो शिकायतें मैं आपको सुनाता हूं, आप देखिए वो क्या कह रही हैं और आप उनकी बात सुनिए। चूड़ा पहना हुआ है, हल्दी लगी है, आप कह रहे हैं एटीएम में जाके पैसे ले आइए। मेरी आपसे ये अपील है, मैं आस्था राठौर जयपुर से, मेरी शादी है 16 नवंबर को, एंड मेरे घर में बहुत ज़्यादा शादी एक बहुत ही खुशियों का माहौल होता है और मेरे घर में खुशियां कम, अभी तनाव ज़्यादा बना हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की बहुत तैयारियां करी थी, बैंक से जो मनी हमने निकाल लिया था वो अब एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गया। जो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे एज ए गिफ्ट दिए थे वो भी अब किसी काम के नहीं रहे। कैश हमारे पास इतना पड़ा था, अब अगर हम एक्सचेंज करने जाए वो हमें कितना दे रहे हैं, वेरी लिमिटेड अमाउंट, एंड जहां हमें लोगों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, मतलब इस टाइम कि मतलब हम बाद में दे देंगे या ये ले लो, वो हर जगह प्लास्टिक मनी तो नहीं चल रही, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। मैं तो यही कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी समझ के ये निर्णय थोड़ा लेट ले लेते फैसला, क्योंकि इस टाइम शादी है, शादियों का दिन है, यही 2 महीने है कि पूरे देश भर में शादियां हैं। अगर इतना सोच लेते कि चलो ये निर्णय लिया था तो थोड़ा जल्दबाजी में ना लेते, थोड़ा रुक कर ले लेते। हमें इतनी परेशानी है, मुझे क्या, मेरी जैसी लाखों करोड़ों बेटियों को परेशानियां हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है, शादियों का सीजन छोड़ देते, इसके बाद कर लेते ये काम। राजन जी, इन सब का मैं आपको बड़ा सरल उत्तर दे दूं। किसी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आप इसका उद्देश्य क्यों नहीं समझते? आपके पास, मैं अगर मानता हूं ईमानदारी का 1 करोड़ रुपया भी है, आप बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है, और उसका खर्चा उसमें से बैंक में से होने दीजिए। ये तो बनावटी कारण, घोड़ी वाले को आप मुझे लगता है चेक थोड़ी देंगे। मुझे लगता है आपको प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आप एकदम छोड़िए, आपके रिटेल एक्सपेंडिचर के लिए आपको मिलता है, बैंक्स भी आपको 20-20 हजार रुपया विड्रॉ करने को दे रहे हैं, 10,000 पर पर्सन दे रहे हैं। इसलिए रिटेल एक्सपेंडिचर बैंक में से अकाउंट, देखिए 5 तरीके से विड्रॉल अलाउड है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। आप बैंक में अपना सारा पैसा डालिए। आपने मन बना लिया है कि कैश ट्रांजैक्शन बेहतर होता है आपके व्यवसाय के लिए। मेरा मन ये है कि देश के अर्थव्यवस्था के वो हित में नहीं है। इन सब का उत्तर यह है कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, वो कैश हमारे पास ईमानदारी का है, आप बैंक में उसको डालिए और उसका खर्चा होने दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, कोई उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मनी के कोई सपोर्ट में नहीं है, ये सारे लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। एक सिर्फ बात कह रहा हूं, शादियों की प्लानिंग तो 6 महीने पहले हो जाती है। आप 1 मिनट, आप 6 महीने में एटीएम में पैसे नहीं डाल सके तो 6 महीने में शादी कैसे करें? आपको मैं बताऊं, आप जितने एक्सेप्शंस खोलते जाएंगे, आप जितने हमने एक एक्सेप्शन खोला कि भाई रेल की टिकट खरीद लीजिए, और जो आदमी सफर कर रहा है उसको रेल की टिकट चाहिए तो वो पुराने नोट ले लेगा। पहले दिन कौन से उदाहरण सामने आए? लोगों ने लाखों रुपए के रेल के टिकट खरीद लिए और फिर कहा अच्छा अब रिफंड में दे दो। इस देश के स्वभाव को बदलना है या आप जैसे स्टेटस को बनाए रखना है? कैश चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं उससे। नहीं, मुझे लगता है कैश को रोकिए, बड़े लोगों को पकड़िए, लेकिन शादी होने दीजिए। बस ये आपके चैनल के माध्यम से जानकारी में मिला कि ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे कि रेल के टिकट की कोई बेचारा सफर कर रहा है और उसको सफर में तकलीफ ना हो तो सडनली लाखों रुपए के रेल के टिकट एक आदमी खरीद लेता है और फिर कहता है अच्छा एक दे दो और बाकी का रिफंड दे दो। ये हुआ कि नहीं हुआ इस देश में? जरूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये हुआ। दूसरा, पहले दिन 8 बजे प्रधानमंत्री जी बोले कुछ विशेष बाजारों में दुकानें आधी रात तक, अर्ली मॉर्निंग तक खुली रही कि नहीं रही किसी ट्रेड की?
ये इस मानसिकता को बदलना है और हर आदमी अपने बिजनेस को जस्टिफाई करने के ना लिए। तो मैं उन बिजनेस वालों की बात कर रहा हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपके यहाँ हमारे परिवारों में भी शादी है, आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रिस्ट्रिक्शन हमने केवल इसलिए कि बहुत ज्यादा इस पे रश ना हो। ये आपने मुझे बताया कि ये शादी का सीजन छोड़ के उसके बाद कर लेते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह की है, उसके बाद जैसे ही लोगों को मिलेगा ये रिस्ट्रिक्शन भी उसमें से हटने वाली है। और ये एकदम जितना आपके पास करोड़ों रुपए हैं, ईमानदारी का है, आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए, उसमें से लाखों रुपए विड्रॉ कीजिए, उस पर कोई रुकावट नहीं है। ये केवल इस ट्रांजिशनल फेज का है। ये थर्ड रूम, ये सारी जिंदगी ये 10,000 और 20,000 नहीं चलने वाला। ये केवल 2 हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया है। नहीं, ये शादी का सीजन भी इतना, ये 3-4 हफ्ते का ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश हित के लिए जो भी चीज सही है सर्वोपरि वो की जानी चाहिए, चाहे उसमें ये कानून हो या कोई और नया कानून। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 26 नवंबर को मेरी 2 बहनों की शादी है। मेरे घर में कोई पैसा कैश नहीं है, वो पहले से ही बैंक अकाउंट में है। उसके लिए मैंने लोन भी लिया है। अब 10,000 रुपये पर डे निकल सकता है, हफ्ते में 2 दिन। मैं पिछले 3 दिन से डेली सुबह लाइन में लगता हूँ, मुझे एक बार 10,000 मिला, अदरवाइज नहीं। और भाई भी लगते हैं। 25% तैयारी हुई है, 75% तैयारी बाकी है। उसमें वो सारी चीजें जो लोगों ने और भी बताई है। तो शादियां की जाए तो कैसे? ये जो तकलीफ का पीरियड है बहुत छोटा है और उसके बाद इसके लॉन्ग टर्म जो लाभ होने वाले हैं वो बहुत अधिक हैं, ये आप मानकर चलिए। सर, ऐसा नहीं हो सकता जो शादी वाली फैमिलीज हैं वो रिटर्न अंडरटेकिंग दे के अपने पैसे को एक बार मिल लें, सिर्फ वो फैमिलीज जो शादी वाली हैं, देखिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम कम हो सके। मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता दूं कि बहुत वर्ग ऐसे हैं, मेरे पास बीसियों ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं कि मेरा एक ऐसा व्यवसाय है, मेरा एक ऐसा ट्रेड है, हमारा एक ऐसे खास फैक्टर्स हैं। कोई कहता है मैं एनजीओ चलाता हूं तो हमें दे दिया जाए, कोई कहता है मैं वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कोई कहता है मुझे फैक्ट्री के मजदूरों को देना है। तो इसलिए हमने अगर एक्सेप्शन करनी शुरू कर दी तो जो एक इतिहास है और जो उसका स्वभाव है उसमें हम लोग फंस जाएंगे। और इसका शादी तो एक ही बार होती है, जिसका कार्ड छपा है वो देख लीजिए। देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि लेट अस एग्री टू डिफर। आपका और मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। मैं कैश के पक्ष में नहीं हूं, आप थोड़ा बहुत उसके पक्ष में हैं। ये अलग अलग दृष्टिकोण चलने दीजिए। अरुण जी, आपको इस डिसीजन में कुछ अच्छा भी लगा है कि आपको सिर्फ ब्लैक मनी अच्छी लग रही है? मुझे खराब ये लगा है कि देश के इनकम टैक्स देने वाले ईमानदार लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो लोग बीमार हैं, जिसकी हार्ट सर्जरी होनी है, डॉक्टर कैश में पैसे मांगता है। आप जानते हैं कि 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को बहुत सारे लोगों की सर्जरी कैंसिल हो गई। उनमें से 1-2 लोग भगवान के पास भी चले गए। देखिए, मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट बता दूं, हम लोगों ने जो ये थोड़ा पीरियड एग्जेम्पशन का दिया, उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स को, केमिस्ट को, फार्मासिस्ट को पुरानी करेंसी लेने की अनुमति दे दी। ये विषय सामने आया कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये अनुमति देनी चाहिए। मैंने दिल्ली के जो 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, उन दोनों से बातचीत की। उन्होंने बड़ा सरल तरीका बताया इसका। उसने कहा हम तो जितना पैसा हमें मिलता है हम तो अपने अकाउंट में डालते हैं, डिस्क्लेयर करते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके पास पैसा कैश में देने को है, अपने बैंक में डाल के उसका चेक काट के हॉस्पिटल क्यों नहीं दे सकता? यही मानसिकता रजत जी जो आपकी है, जिसको बदलने का मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाओ, ब्लैक मनी से इलाज करवाओ, व्हाइट मनी से करवाओगे तो शायद इलाज ठीक ना हो। देखिए, ये अजीब तर्क है। जिस आदमी के पास पैसा है और उसको इलाज करवाना है तो उसको बैंक में उस पैसे को डालने में क्या तकलीफ है? और मुझे दोनों हॉस्पिटल्स ने कहा कि हमने जो अनुभव दिया, एक दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि एक पेशेंट ऐसा था जिसने कहा मुझे तकलीफ है, इस जो मैं व्यवस्था नहीं कर पाया कि मेरा अकाउंट बहुत दूर है, तो उसको हमने कहा कि भाई तू बाद में डाल दियो और बाद में हम चेक अपने आप इनकैश करते रहेंगे। किसी को डिफिकल्टी नहीं। और मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊं। आपका सुझाव मान लिया जाता तो क्या होता? जो हमने रेल की बुकिंग में देखा,
अब देश में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, दूसरे वाले भी हैं जो ब्लड टेस्ट की कमीशन भी लेते हैं। तो इस देश के अंदर हजारों की संख्या में मनी चेंजर्स बन गए होते पहले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम एग्जेम्प्टेड एंटिटी हैं। अब कितनी प्राइवेट एंटिटीज को आप एग्जेम्प्टेड एंटिटी बनाओगे पहले? लेकिन अरुण जी थोड़ी असलियत से भी आइए। काले धन के मैं सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन जनता की तकलीफ के सपोर्ट में हूं। फिगर्स हैं, 80% इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम्स में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, 20% सरकारी वहां चेक लेने पे प्रतिबंध नहीं है ना। 2013-2014 की फिगर्स मेरे पास, तो सुनिए तो सही। आपका तर्क बेसिकली गलत है, आपकी बेसिक बुनियाद गलत है। आप इस बुनियाद पे चल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैश लेना उनका अधिकार है। नहीं, वो अरुण जी जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, अगर वो कैश पैसे नहीं लेगा तो मैं अपने मरीज को मर दे दूं? या आप मान लीजिए, मैं भी एक प्रोफेशनल रहा हूं, वकील रहा हूं, और मैं आपको, मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है कि प्रोफेशनल्स को भी यह सोचना पड़ेगा कि इतना कमाते हैं, देश के लिए टैक्स भी दें। तो इसलिए कोई डॉक्टर ये कहे कि इस व्यवस्था में मुझे टैक्स देना पड़ेगा इसलिए मैं इलाज नहीं करूंगा, ये तो आपने क्या किया? क्या आपने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को इसके लिए तैयार किया कि देखिए बड़ा सरल तरीका है, आप बड़ा सरल तरीका है, आपको अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना है तो जो चीज आप चेक में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, वो आप चेक से क्यों नहीं दे सकते? नहीं, क्या सरकार ने डॉक्टर्स को इस बात के लिए सैनिटाइज किया कि वो चेक में पैसे लेंगे? सरकार ने, उनका मन तो आप बनाएंगे, इस तर्क से आप उनका मन बिगाड़ रहे हैं। सरकार ने तो कानूनी पाबंदी लगा दी कि अब वो चेक से ही लेगा। आपको शायद मालूम है कि नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है कि जो 2 लाख से ज्यादा खर्चता है तो उसको अपना पैन कार्ड नंबर भी देना पड़ेगा। और इसलिए कानून के माध्यम से भी हम लोगों को परसुएड कर रहे हैं। मेरे पास तो 2013-14 की फिगर है, 2.9 लाख करोड़ कैश में हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को पे हुआ। अरे अच्छा है ना, तो वो डॉक्टर अपना इतना कमाते हैं, अपना टैक्स भी देश के लिए देना शुरू करें। मुझे आप ये बताइए कि आप टैक्स नहीं देंगे, टैक्स का प्रयोग किस चीज के लिए होता है? एक बार आप सोच लीजिए, कोई सरकार अपनी जेब में नहीं डालती। टैक्स का जो पैसा आता है उसमें से 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया इस देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, फौज के ऊपर। उसके लिए देश को पैसा चाहिए कि नहीं? इस देश के गरीबों के लिए जितनी योजनाएं बनती हैं उसके लिए होता है। इस देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कल को हाईवेज बनते हैं, रेलवेज बनता है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, बस सर्विसेज बनती हैं, पोर्ट्स बनते हैं, आपके सरकारी क्षेत्र के अस्पताल बनते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, हर राज्य के अंदर एम्स वगैरह जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं। टैक्स का इस्तेमाल तो जनता के हित में होता है। आपकी मनरेगा जैसी योजनाओं पे जिस पे हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है गरीबों के लिए, वो टैक्स का इस्तेमाल होता है। तो जो हॉस्पिटल और प्रोफेशनल्स इतना अच्छा कमा रहे हैं कि आपने कहा कि इतने अरबों रुपए उन्होंने कमा लिए, तो टैक्स देना भी तो उनके लिए जरूरी है। तो आप तो ये मान के चल रहे हैं जैसे कि टैक्स देना इस देश के अंदर अपराध हो। नहीं, उनको टैक्स देना जरूरी है, उनसे टैक्स लीजिए, लेकिन जो मरीज है उसको इस बात के लिए फोर्स न किया जाए कि उसको कैश देना पड़े। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जिसके पास पैसा है और जो पैसा देकर इलाज करवा रहा है, इसका क्या तर्क है कि वो उस पैसे को अपने बैंक में नहीं डाल सकता? अरुण जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं लेते हैं। भैया, अब तो कानून की मजबूरी है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए। आप कह रहे थे कि जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो लाइनें लगी हैं, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, मॉडल टाउन दिल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक है, गार्ड ने लोगों का सिर फोड़ दिया, 60 टाके आए हैं। मेवात दिल्ली में स्टेट बैंक के बाहर लाठीचार्ज करना पड़ा है, आप कहें तो इसकी तस्वीरें दिखा सकता हूं। मुंबई में गोवंडी में एक मां अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी, उस बच्चे की मौत हो गई है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। देखिए, ये इतना बड़ा ऑपरेशन है और जिसके मैंने अभी आपको आंकड़े दिए, 2-2.5 दिन में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया कैश का बैंकिंग सिस्टम में आया है। अगले 5, 7, 8 दिन में कितना और आएगा, इसकी व्यवस्था देखिए। 2-2.5 दिन में 7-8 करोड़ लोगों ने बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन किया केवल इस मनी चेंजिंग का, और हो सकता है ये संख्या 20-30 करोड़ तक जाए, क्योंकि 30 दिसंबर तक जाना है। मुझे खेद है अगर कहीं कोई घटना होती है, लेकिन प्रायः इस देश में हमने टेलीविजन पे भी देखते हैं, आपके जो रिपोर्टर्स जाते हैं, आप कितनी देर से खड़े हैं, क्योस है, और जो लाइन दिखाते हैं लंबी लाइन है। मैं खुद कई बैंक्स में गया, विड्रॉल और डिपॉजिट की लाइन छोटी है, एटीएम की थोड़ा लंबी है।
लेकिन प्रायः शांतिपूर्ण तरीके से लोग लाइनों में 2-2, 3-3 घंटे लगे हुए हैं, उनका उसके बाद नंबर आता है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये अपने आप में जो प्रेशर है अपने आप में कम होना शुरू तो आप देश की जनता की शुक्रगुजार हैं कि इतने कड़े फैसले को लाइनों में रखकर भी वो धैर्य से उसका पालन कर रहे हैं। मैं जनता की जितनी तारीफ कर सकता हूं उतनी करूंगा। कारण ये है कि लाइन में लोगों को जाकर लोग पूछते हैं कि आपको तकलीफ हो रही है, वो कहता है मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी का यह निर्णय देश के हित में है। लोग ये जवाब देते हैं। दूसरा, मैं जनता की भी तारीफ करूंगा और मैं बैंकों के कर्मचारियों की भी करूंगा, जो रोज सुबह आ जाते हैं, कोई शनिवार नहीं, कोई रविवार नहीं, और रात तक बैठेंगे। और जब तक ये दूसरा उदाहरण है जब जनधन के हमने खाते खोले और 22 करोड़ लोग जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे उनको जोड़ा गया, तो एक एक गांव में एक एक घर घर जाकर उन्होंने अकाउंट खोले और 100 दिन में 22 करोड़ खाते खोल देना बैंक के कर्मचारियों ने किया था। तो मुझे तो बड़ा विचित्र लगता था। इसका रेफरेंस गिनीज बुक में आया हुआ है। और ये दूसरा उदाहरण है कि आप एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ लोगों के साथ डील कर रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो और उनके डिपॉजिट्स ले रहे हो, और ये एक फेस चलेगा कुछ दिनों के लिए, जिसमें थोड़ी बहुत तकलीफ लोगों को आएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि एक व्यवस्था में परिवर्तन है और परिवर्तन में तो स्वाभाविक तकलीफ। उसी ईमानदार जनता के कुछ और सवाल मेरे पास हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर इल्जामात और सवाल का एक और सवाल। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 400 लाख करोड़ में से 400 लाख, पहले मैं पैसा जमा करवाऊंगा क्या 400 लाख करोड़ लाने के लिए? जितना होगा मैं उतना लेके आऊंगा, जितना कानूनी एविडेंस होगी। तो यहाँ आप मुझे एविडेंस दे दीजिए उस 400 लाख करोड़ की, मैं वो ले आऊंगा। तो आपको बाबा रामदेव से लेना पड़ेगा, वो रोज कहते थे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि 500 और 1000 के नोट बंद होने से छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। अरुण जी, बाजारों में सन्नाटा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। दिल्ली में 80% जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो बंद हैं, और ये असर है नोट बंद होने का। देखिए, किसी भी निर्णय का जो इंपैक्ट होता है ना, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। अगर आप केवल बिजनेस और व्यवसाय और उद्योग की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस निर्णय का एक स्वाभाविक लाभ मैं आपको बता दूं, जो अर्थव्यवस्था को भी है और बिजनेस को भी है। एक समस्या सब लोग पढ़ते हैं कि बैंकों में जो पैसा उधार दिया हुआ है लोग वापस नहीं कर रहे, इसलिए बैंकों के एनपीए बहुत बढ़े हुए हैं। बैंक आज बिजनेसेस को, ट्रेड को, उद्योग को सपोर्ट करने की, ग्रोथ को और इकोनॉमी को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। कम क्षमता है, बैंकों की ताकत कम हुई है, आर्थिक ताकत, क्योंकि लोगों ने जो ग्लोबल स्लोडाउन हुआ बैंकों के ऊपर, उसका एनपीएस का असर पड़ा। इस एक निर्णय ने लाखों करोड़ रुपया बैंकों के अंदर डाल दिया है। और लॉन्ग टर्म में बैंकों की जो क्षमता एकदम चूर चूर हो रही थी इकोनॉमी को और बिजनेस को सपोर्ट करने की, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 48,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में 2 दिन में आ जाए, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था में लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया पहले 2 दिन में आ जाए। 30 दिसंबर तक क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कितना आता है। तो ओवरनाइट बैंक्स की क्षमता, बिजनेस और व्यवसाय तो बैंकिंग सपोर्ट के ऊपर चलता है, उसके ऊपर चलती है। शॉर्ट टर्म में जब 15 दिन 10 दिन लगेंगे करेंसी रिप्लेसमेंट में, तो ये तकलीफ आएगी। मैं बड़ी छोटी बिजनेस वाली की बात कर रहा हूं, रेडी वाला, खूमचे वाला, चाय वाला। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, आपकी छोटी करेंसी तो टच भी नहीं की गई, वो तो वैसी ही है। 500 रुपए तो आदमी की जेब में। आप छोटी करेंसी तो टच नहीं की गई, और बड़ी करेंसी जो है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए 5-10 दिन लगते हैं उसके पूरे रिप्लेसमेंट में, तो कुछ समय के लिए जब रिप्लेसमेंट होता है उसको तकलीफ आएगी। लेकिन इसके आप लाभ सुनिए, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रश्न है। बैंक्स की क्षमता ट्रेड और बिजनेस को सपोर्ट करने की कई गुना बढ़ेगी। देश की क्षमता जो
क्योंकि जीडीपी का साइज बढ़ेगा और जो सारे ट्रांजैक्शन टैक्सेशन सिस्टम में आएगा, तो पूरी सरकार और देश की जो क्षमता है खर्च करने की, वो अपने आप में बढ़ेगी। और इसलिए केवल मुझे कैश के ट्रांजैक्शन से ही मेरा बिजनेस चलेगा, वो व्यवस्था, एक्सपेंडिचर स्टाइल थोड़ा बदलना पड़ेगा लोगों को। क्या आपने ये एंटिसिपेट किया था कि जब ये होगा तो जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, देखिए बिल्कुल इसका स्वाभाविक असर होगा कि जिन दिनों में रिप्लेसमेंट चलेगा, और वो कोई रिप्लेसमेंट महीनों में नहीं चलने वाला, वो कुछ दिनों का विषय है, उस रिप्लेसमेंट पीरियड में तकलीफ होगी, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस देश का बिजनेस का साइज भी बढ़ेगा, बैंक्स की क्षमता भी उसको सपोर्ट करने को बढ़ेगी, और देश का राजस्व जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। आप कह रहे हैं चेक से हम पेमेंट करें, चेक हम लें। सर, नया व्यापारी रोज आता है, 30,000 40,000 की 50,000 की परचेजिंग हमसे करता है। एक चेक, एक कागज का टुकड़ा कहूंगा मैं अपनी व्यापारी लैंग्वेज में, उसे लेके मैं अपना 50,000 का माल उसे दे दूं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि मेरा वो चेक? देखिए, आज भी कानून आपको अनुमति देता है कि 2 लाख से कम की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, उसकी रसीद काटिए, अपनी किताबों में रिफ्लेक्ट कीजिए। 2 लाख से ज्यादा की करते हैं तो पैन कार्ड दीजिए। तो कैश की ट्रांजैक्शन पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो आउटसाइड दी बुक्स नहीं होनी चाहिए, वो आपके जो कानून का दायरा है उसके तहत आप होनी चाहिए। आप किसी से, जैसे रजत जी को शादियों की बहुत चिंता है, आप शादियों में भी कैश खर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी बुक्स के अंदर वो रिफ्लेक्टेड हो या किसी अकाउंट में रिफ्लेक्टेड हो, वो टैक्स पेड पैसा। और ये सवाल मायावती जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, वहां से ला नहीं सके, इसलिए अब यहां लोगों को पकड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनका तथ्य गलत है। आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वैसे तो अदालत में मैं अक्यूज्ड हूं और आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि इस पे आपका और मेरा मतभेद थोड़ा ज्यादा ही है। आप यूपीए और कांग्रेस के 10 सालों का एक कदम बढ़ा दे इस ऑडियंस में से कोई व्यक्ति मुझे, जो आपको याद हो कि जो कांग्रेस ने एक भी कदम उठाया हो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कोई एक कदम बता दीजिए। आपने तो उठाया नहीं। दूसरा सुनिए। नहीं, अब एक कदम आपने पूछा तो सुन लीजिए। ऐसे क्या बात है? चिदंबरम साहब ने यह कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने नोट बंद करने के लिए एक सोचा था, पहल की थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था उनको रोकने के लिए? आम आदमी, आम औरत जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, वो इस तरह के उपायों से प्रभावित होंगे। ये उपाय गरीब विरोधी है। भारत के 65% लोगों के बैंक खाते नहीं हैं और नकदी के रूप में अपने पास धन रखते हैं। इनमें से ज्यादा अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं। आप उस संदर्भ को तो समझ लेते। क्या चिदंबरम साहब ने डिमोनेटाइजेशन प्लान की थी? नहीं, उन्होंने कहा था कि एक मिनट, उन्होंने ये कहा कि जो नोट फट रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, वो बाहर चले जाएंगे, उसके स्थान पर नए आ जाएंगे। अरे, इस निर्णय में कौन सा तूफान आने वाला था? ये तो 24 घंटे 12 महीने चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये जो तर्क कल आनंद शर्मा ने दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड करेंसी जो फेज आउट होती है, वो कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म मेजर है क्या? वो तो एक कागज के टुकड़े को आप 10 बार प्रयोग करोगे तो अपने आप फटने लग पड़ेगा, उसका विकल्प लाना पड़ेगा। और उसकी तुलना कर रहे हैं। कौन सा कांग्रेस ने या चिदंबरम ने फैसला किया था कि 500, 1000 या बड़ा करेंसी हम लोग करेंगे? मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा था। आपने मायावती वाला मुझसे पूछा था, हम लोग ब्लैक मनी का कानून लाए कि जिस व्यक्ति के पास विदेशों में कोई पैसा है, वो व्यक्ति उसको डिक्लेयर करे और 60% टैक्स दे। लोगों ने डिक्लेयर किए, और जो नहीं करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। HSBC के, लिंचनस्टाइन के जितने केसेस आए, उन सब केसेस में हमने प्रोसिक्यूशंस फाइल किए। G20 का इनिशिएटिव लिया कि 2017 से जितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे भारतीय नागरिकों के, वो रियल टाइम में उसकी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान को मिलेगी। आज तक 20 साल से यह मांग चल रही थी कि मॉरिशस रूट को रद्द करो, क्योंकि इस देश से पैसा बाहर जाता था और मॉरिशस के रास्ते से वापस आ जाता था, उस पर हम लोग टैक्स नहीं लगाते थे। और ये मॉरिशस के अलावा साइप्रस पे, सिंगापुर पे भी लागू था।
मॉरिशस और साइप्रस का एग्रीमेंट हमने रद्द कर दिया, सिंगापुर को चिट्ठी लिख दी कि ये जो घूम के पैसा राउंड ट्रिपिंग से आ रहा है ये गलत है। अब ये सारे कदम क्या 2014 के बाद ही उठने थे? चिदम्बरम साहब को तो 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मुझे एक कदम बता दीजिए इसमें से आपने उठाया हो कभी ब्लैक मनी के खिलाफ। अरुण जी, बाबा रामदेव कहते थे 400 लाख करोड़ रुपया विदेशों में है। देखिए अब कितना आया वापस? देखिए आप एक मिनट सुन लीजिए, अब 2.5 साल हो गए, कितना आया ये तो बताइए। आपको मैं बता दूं, आपका फॉरेन ब्लैक मनी में 4,500 करोड़ रुपया लोगों ने डिक्लेयर किया। HSBC अकाउंट में 6,500 लोगों के हम लोगों ने ऑर्डर्स पास किए, लिंचनस्टाइन में हम लोगों ने पास किए। लेकिन मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि जितने स्टेप्स फॉरेन ब्लैक मनी पे हमने लिए हैं और जो इफेक्टिव ऑर्डर पास किए हैं, आप मुझे एक ऑर्डर बता दीजिए कि कांग्रेस की किसी सरकार ने आज तक किया नहीं। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 400 लाख करोड़ में से देखिए कितना आया? 400 लाख, पहले मैं पैसा जमा करवाऊंगा क्या 400 लाख करोड़ लाने के लिए? जितना होगा मैं उतना लेके आऊंगा जितना कानूनी एविडेंस होगी। ये तो आपके आज मुझे लगता है कि एज अ प्रोसिक्यूटर आज की आप विचित्र स्थिति में हो कि अब आप ये कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि इतने करोड़ों रुपए हैं, यहां आप मुझे एविडेंस दे दीजिए उस 400 लाख करोड़ की, मैं वो ले आऊंगा। तो आपको बाबा रामदेव से लेना पड़ेगा, वो रोज कहते थे। एक और ब्रेक के हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल का एक और अरुण जी, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इसलिए आपने ऐसा फैसला किया, ये स्टंट किया है वोट लेने के लिए। देखिए उन दोनों की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि 500 और 1000 के नोट राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बंद किए गए। अरुण जी, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इसलिए आपने ऐसा फैसला किया, ये स्टंट किया है वोट लेने के लिए। देखिए उन दोनों की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। और आप समझ लीजिए उन दोनों के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं और जब कांग्रेस सरकार का वो समर्थन कर रहे थे तो सीबीआई ने किस माहौल में उसको बंद किया था, ये आपको याद होगा। हमारा कोई भी उद्देश्य इस पे राजनीतिक नहीं है, इसका केवल एक राजनीतिक प्रभाव है और मुझे ये स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं। अगर इस निर्णय की वजह से सभी राजनीतिक दल, मेरा राजनीतिक दल भी, हम जब जिन लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि चुनाव के लिए मदद कीजिए, तो वो कहेंगे भी कैश तो अब मेरे पास भी नहीं है। ये सबके ऊपर होने वाला है। और अगर इसके माध्यम से पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये दुर्भाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन आज भी हमारे यहां कोई ट्रांसपेरेंट फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है, बाकी देशों में है। और इसका अगर एक पॉलिटिकल लाभ हो जाता है तो मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ी देश की सेवा। जी, ममता बनर्जी जैसी नेता वो कह रही हैं कि सरकार को इस स्टेप को तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है, इससे दबे कुचले लोगों को परेशानी। मुझे एक बात बताइए, इस देश के गरीबों के पास कितने हजार रुपए के नोट हैं मैं नहीं जानता, ममता जी को ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कोई लोग कुछ हजारों रुपए के नोट या कुछ 1-2-4 लाख रुपए के नोट अगर बैंक में जाता है, डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो एक एक पैसा ले लेगा। इसमें तकलीफ होगी जिन्होंने करोड़ों रुपए में जमा किए हुए हैं, उनको आज तकलीफ है कि इस पैसे का हम लोग क्या करें। इस देश में विपक्ष के बहुत नेता हैं, नवीन पटनायक ने इसका समर्थन किया है, नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया है और राजनीतिक दलों ने भी किया है, लेकिन कुछ लोग विरोध करेंगे, विरोध के लिए करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिनके 1000 रुपए के नोट हैं, मैं ये आरोप नहीं लगाता, मुझे कम से कम कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी कि वो समर्थन देंगे क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन कम से कम ममता जी इसका समर्थन करती तो अच्छा रहता। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, इस देश के कम्युनिस्ट पार्टीज, कम्युनिज्म की तो ये फिलॉसफी थी कि पूंजी की वजह से सब समाज में
बुराइयां आती हैं। उन्होंने कहा नहीं कैश चलने दो, ये कैश के ऊपर रोक क्यों लगा रहे हो। मतलब दुनिया में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी होगी इस देश की जिसने दुनिया में ये मांग की, नहीं तो पूरी कम्युनिस्टों की जो फिलॉसफी थी कि पूंजी की वजह से सारा ये ईवल आता है, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बैंकों में क्यों डालना चाहते हो, कैश की इकोनॉमी चलने दो, इससे लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन जी आप भी तो कहते थे जो इकोनॉमी है उसमें बड़े नोट होने से, और ये बाबा रामदेव भी कहते हैं कि 1000 रुपए के नोट बंद होने से, लेकिन आपने 1000 का बंद किया, 2000 का शुरू कर दिया। आपको मैं बताऊं, उसमें एक तर्क है। रिजर्व बैंक का ओरिजिनल प्रपोजल था कि इसमें हम 5000 और 10,000 का नोट लाएं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है और इसलिए कन्वीनियंस हैंडलिंग में भी रहता है। दूसरा एक बहुत बड़ा तर्क था कि जब हम रिप्लेसमेंट करेंसी देंगे तो रिप्लेसमेंट तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। आज भी जब इतनी तकलीफ है, आज आप बैंकों में से चले जाइए तो 2000 रुपए के नोट भरपूर बैंकों के पास पड़े हुए हैं। मतलब अगर अगले 3-4-5 दिन में 2000 के नोट लोग ले लें तो बैंकों में कोई लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट उसमें आसान रहता है। अगर आप 100-100 और 50-50 के नोट से रिप्लेसमेंट करोगे तो जो यहां एक अच्छा प्रश्न पूछा गया कि एटीएम मशीन में 22,000 रुपया आता है, 22,000 रुपया आता है 100 के नोट का, हर 10-20 आदमियों के बाद वो फिर खत्म हो जाता है, उनको भरना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट में सरलता रहती है, इसलिए ये कंसिडर किया गया कि इन्फ्लेशन और ये वो, फिर रिजर्व बैंक का सुझाव आया कि अच्छा 2000 का आप लोग कर दीजिए। फिलहाल 1000 का भी नहीं है, बाद में अगर इसके ऊपर उनका सुझाव जो पेंडिंग है उस कंसिडर होते हैं वो दूसरी लेकिन बात है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, आप भी ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें ब्लैक मनी ये 1000 रुपए के नोट से आता है। देखिए आप एक बात सुनिए, इतने साल कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये अक्यूमुलेट होकर इस स्थिति पर आ गई। इस कैश को स्क्वीज किया जाए, ब्लैक मनी के जनरेशन पर तकलीफ कर दी जाए, ब्लैक मनी के एक्सपेंडिचर पर परेशानी खड़ी कर दी जाए, ये जो सारे कदम इकट्ठे उठाए जा रहे हैं, इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि इस देश को, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट हम कैशलेस सोसाइटी बनेंगे, लेकिन उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या ये सच है कि जो 2000 का नोट है इसके बारे में आपका दावा है कि इसके अंदर ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं? देखिए, रिजर्व बैंक जो सिक्योरिटी फीचर्स डालता है वो इस उद्देश्य से डालता है कि उसकी नकल करना, जाली नोट बनाना, काउंटरफेट बनाना संभव ना हो, और जो ग्लोबली पूरी दुनिया में बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज हैं रिजर्व बैंक उसको एम्प्लॉय करता है। लेकिन मेरे पास में हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नोट हैं 2000 के, इनमें कोई नए सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन दूसरा है। नए सिक्योरिटी फीचर्स डालने में 5-6 साल लगते हैं, लेकिन सरकार ने प्रेशर डाला 6 महीने में नई करेंसी लानी है। देखिए, अब ऐसा है कि रिजर्व बैंक डिजाइनिंग में और सिक्योरिटी फीचर्स में एक स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कम से कम उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता कि मैं उसके ऊपर उंगली खड़ी करूं। जो उन्होंने सिक्योरिटी फीचर्स उपयुक्त उनको लगते हैं जितने आवश्यक चाहिए, जो उसके डिजाइन की वेरिएशंस उनको उपयुक्त लगती हैं, उसके अनुकूल सुझाव से बनाया है। अरुण जी, इसमें मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ये कहा कि बहुत सारी करेंसी काउंटरफीट है, फेक करेंसी है एग्जिस्टिंग, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड तक चलती रही, इसलिए काउंटरफेट है और इसकी कई बार एविडेंस भी आता है। और आरबीआई के इन्हीं ऑफिशियल ने यह कहा कि ये जो 2000 का नोट है इसको भी पाकिस्तान के लोग, क्योंकि सिक्योरिटी प्रेस में छपते हैं, वो इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन प्रयासों को रोकना और उस पर नजर रखना, इसके लिए शासन, सरकार, सुरक्षा एजेंसीज खूब हैं, और इसलिए रिजर्व बैंक जब नोट बदलता है तो उसकी काउंटरफीटिंग में भी बाद में स्वाभाविक है कि तकलीफ आएगी। जो पुराने वाले हैं उनकी तो काउंटरफीटिंग काफी की हुई है। ये तो नहीं कि 2000 नोट जल्दीबाजी में करवाया इसलिए उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल कोई कारण नहीं है। एक और ब्रेक चल रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर इल्जाम और सवालात का फाइनल। अब ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये केजरीवाल जी का इल्जाम है। उन्होंने आज कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों को और बीजेपी के लोगों को ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, और क्योंकि कई बैंकों में 3 महीने से बहुत डिपॉजिट बढ़ गया। वैसे उनके बयानों की समाज में कोई विश्वसनीयता नहीं है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से। आपकी अदालत में अगला
आपकी अदालत में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर आरोप है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की इंफॉर्मेशन लीक हुई। अब ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये केजरीवाल जी का इल्जाम है। उन्होंने आज कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों को और बीजेपी के लोगों को ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, और क्योंकि कई बैंकों में 3 महीने से बहुत डिपॉजिट बढ़ गया। मैंने उनका बयान सुना और वैसे उनके बयानों की समाज में कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो मैंने बयान सुनने के बाद बैंकों का डेटा देखना शुरू किया, तो पिछले पूरे साल में डिपॉजिट्स का एक लेवल है वो चलता रहा। सितंबर 2016 में 1 महीने के लिए डिपॉजिट बढ़े, केवल 1 महीने के लिए। और जब मैंने उसका कारण ढूंढा तो कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में जो सारा एरियर था पे कमीशन का, वो सरकार ने दिया था। और क्योंकि वो बैंकिंग व्यवस्था में जाता है, तो जिस 15 दिन में हमने पे कमीशन का एरियर दिया, केवल उस पीरियड में बढ़े, उसके अलावा जो पूरे साल भर से सामान्य चल रहे थे वही थे। ये इस फैक्ट की सच्चाई है। अरुण जी, एक और उदाहरण उन्होंने दिया है, उन्हें तस्वीरें दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के एक नेता हैं जिन्होंने ये घोषणा होने से पहले 2000 के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर दे दी। मैं आपको बता दूं, इस निर्णय की जानकारी किसी भी राजनीति में प्रधानमंत्री जी को थी, थोड़ी मुझे थी, और किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं थी। ऐसे निर्णय लिए जाते हैं केवल नीड टू नो बेसिस पे। रिजर्व बैंक में 1-2 अधिकारियों को जानकारी है, वित्त मंत्रालय में 1-2 अधिकारियों को जानकारी है। अब आप निर्णय कैसे लिया गया? प्रिंटिंग प्रेस में चलता रहा, प्रेस वालों को शायद लगा होगा कि नए सीरीज नोट्स के आ रहे हैं, किसी ने इसको डिमोनेटाइजेशन के साथ लिंक नहीं किया। उसके बाद नोट्स छपने के बाद उसके बंडल बनते हैं, करेंसी चेस्ट में चले जाते हैं, और 4000 करेंसी चेस्ट हैं इस देश में। 2 या 3 दिन पहले घोषणा से जो ये घूम रहे थे, कहीं ना कहीं से 2000 रुपए के नोट का एक सैंपल लीक होकर सोशल मीडिया में आ गया, और जब 4000 स्थानों पर गया तो कहीं से आया होगा। और वो 4000 स्थानों पर, अच्छा, जब मैंने देखा, अच्छा, वहां सोशल मीडिया पे भी ये सवाल आया, ये नोट क्यों छपा हुआ है? किसी ने ये लिंक नहीं किया कि 500 और 1000 जाने वाला है, क्योंकि 4000 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसी जगह से वो जानकारी बाहर मिली होगी, और फिर वहां 4000 स्थानों से लेकर आगे 5 लाख स्थानों तक गया। ये सारी तैयारी 8 तारीख तक हो चुकी थी, और किसी एक आध स्थान पर उसका एक सैंपल बाहर आया सोशल मीडिया पर, तो ये लीक्ड इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसीलिए तो मायावती जी कह रही है कि इन्होंने अपना तो इंतजाम कर लिया, हमें फंसवा दिया। देखिए, आप इस पूरी बहस को, जिसका कि उद्देश्य देश के व्यापक हित के साथ है, देश के भविष्य के साथ है, मतलब इस स्तर के ऊपर हम ना लाएं। मुझे लगता है कि ये जो पार्टीज हैं जिनका कोई प्रामाणिकता के मामले में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी आलोचना से मैं बिल्कुल परेशान नहीं। आप सीपीएम की आलोचना सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में डिमोनेटाइजेशन से पहले जमा कराया, ये सीपीआईएम ने, और उन्होंने अकाउंट नंबर भी दिया है। देखिए, आप बिल्कुल, एक मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी पार्टी का मामला है। हमारे यहां एक व्यवस्था है पार्टी में जितना डोनेशन आता है, चेक से आता है, कोई लोग कैश से देते हैं, वो अगले दिन सुबह बैंक में डिपॉजिट होता है। और हमारे यहां जिलों के, मंडलों के हजारों की संख्या में देश भर में खाते हैं, और आप 365 दिन ले लीजिए तो कहीं 50-100 अकाउंट्स में रोज कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट होता होगा। तो पार्टी ने कहा हमारे यहां तो रोज डिपॉजिट होता है, कोई कर्नाटक में कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई किसी मंडल में कर रहा है, कोई किसी जिले में कर रहा है। तो किसी एक दिन पैसा डिपॉजिट हुआ, इसलिए पार्टी को जानकारी थी। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रिटर्न फाइल करती हैं,
क्योंकि बाकी पार्टियां कैश में लिया और कैश में खर्च कर दिया करती हैं, और हम जितना भी पैसा है बैंक में डालते हैं, तो बाकी पार्टियों की तुलना में कई गुना ज्यादा हमें इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बैंक के खाते के माध्यम से होता है। अब पार्टीज का जो खर्चा होता है, हम अखबार में विज्ञापन देते हैं, हम व्हीकल्स हायर करते हैं, पार्टी ऑफिस में वेतन देते हैं, हम चुनावों में एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हायर करते हैं, वो सारा पैसा हमें चेक से खर्चना पड़ता है। तो इसलिए पार्टी में बहुत पुराना निर्णय है कि जो पार्टी में पैसा आए उसको बैंक के अंदर जमा कराओ। तो हमारे यहाँ तो रोज कहीं ना कहीं अकाउंट में जमा होता होगा। तो आपके पार्टी के ट्रेजरर को तो नहीं पता चला था कि ये करने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इस निर्णय की एक सैंक्टिटी है, और उस सैंक्टिटी की वजह से इसकी गोपनीयता रखना बहुत आवश्यक है। और लोगों ने बहुत इसके बारे में व्यंग भी किए कि मंत्रिपरिषद को भी उसी दिन पता चला, और जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तब लोगों बाहर गए। ये बात सच है, क्योंकि इसमें उतनी ही जानकारी व्यक्ति को मिले और उस व्यक्ति को मिले जिसकी आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, इनको भी जानकारी नहीं थी? देखिए, सबको प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में ब्रीफ किया है। अनाउंसमेंट के बाद? नहीं, अनाउंसमेंट से पहले। मैंने आपको क्रम बता दिया। 6 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने इसको रेकमेंड किया, 7 बजे कैबिनेट के अंदर आया, और 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, क्योंकि इसकी एक गोपनीयता बनाए रखना इसकी सैंक्टिटी के लिए आवश्यक था। अरुण जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, और ये 1000 और 500 के नोट जो बंद हुए, बहुत सारी शिकायतें थी, आपने जवाब दिए। हम एक ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज के जज विजय सांघवी का फैसला, आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर। उनसे पूछा 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद देश की जनता को होने वाली परेशानियों के बारे में, पॉलिटिकल रिएक्शंस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विजय सांघवी के फैसले का। आपकी अदालत में वित्त मंत्री जी ने अपने आरोपों के जो स्पष्टीकरण दिए हैं वो बड़े विचार योग्य है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ये चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस वो हो। तो ये क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जिस तरह का इंटरेस्ट लिया जाता है 42% हो जाता है, तो उसमें आप कमी करने का सोचेंगे क्या? आपकी अदालत में आज हमने अरुण जेटली से सवाल पूछे, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने जनता के दर्द को समझा होगा, जनता का दर्द, जनता की परेशानियां, उनकी दिक्कतें दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, और देश में काला धन वापस लाने के लिए और देश का जो काला धन उसको खत्म करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।